तीन। Good morning, students. Today we are going to discuss the third chapter of political science, that is politics of land development. Earlier also we have discussed the first part of this chapter. First of all, students, I just want to tell you that you have to listen or write down all the sentences or the sentences which are written on the board very carefully and just listen me very carefully. अगर आप मुझे ध्यान से सुनेंगे ना तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड। जो बोर्ड के ऊपर लिखा है सिर्फ उन पॉइंट्स को नोट करना बहुत नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनोगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ थर्ड चैप्टर। इन अर्लियर पार्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द 5-year प्लान। ओके, इन डिटेल वी हैव डिस्कस द फर्स्ट प्लान। फर्स्ट प्लान में क्या था कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात की थी कि किस तरह से उड़ीसा केस हमने स्टडी किया था, और उड़ीसा केस में हमने ये देखा था कि 5-year प्लान को इनिशिएटिव्स क्या लिए गए कि FYP के अकॉर्डिंग काम चलेगा। अब हमने उस पार्ट में हमने फर्स्ट 5-year प्लान्स में हमने फर्स्ट प्लान जो था उसमें किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था, किसकी डेवलपमेंट की बात की थी, एग्रीकल्चर सेक्टर की। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें हुआ और हमने देखा कि कैसे कैसे लैंड रिफॉर्म वगैरह सारा फर्टिलाइजर्स वगैरह, जिस तरह से जितना हम एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करेंगे उतना ज़्यादा शायद हमारी इकोनॉमी हाई जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सेकेंड के बारे में बात करनी है कि सेकेंड 5-year प्लान में हमने क्या डिस्कस किया था। उस वक्त सेकेंड 5-year प्लान में क्या हुआ था। ओके, सो लेट अस डिस्कस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकेंड 5-year प्लान इंडस्ट्रीज, एक्चुअली जो सेकेंड 5-year प्लान था उसमें सबसे पहले फर्स्ट में आपने देखा एग्रीकल्चर के बारे में बात हुई थी। नाउ इन द सेकेंड प्लान किस चीज़ के बारे में था, इंडस्ट्रीज के बारे में, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। फर्स्ट में एग्रीकल्चर और सेकेंड प्लान में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई। अब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का उसका जो मॉडल था वो मॉडल किसने तैयार करवाया था, PC महलनोबिस ने उसका पूरा मॉडल तैयार करवाया। ठीक है, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि हम सेकेंड 5-year प्लान की बात कर रहे हैं। जो सेकेंड प्लान था उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई थी। अब वहाँ पे क्या हुआ, क्या ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्लान था क्या वो सक्सेसफुल हुआ था, और जो हमने फर्स्ट किया था एग्रीकल्चर वो भी बात हमारी यही थी कि क्या प्रॉस कौन से हमने ये डिस्कस किए थे, क्या वो भी सक्सेसफुल हो पाया। तो इस प्लान में जो हम करेंगे सेकेंड प्लान को, तो उसके बाद ये भी देखेंगे कि फर्स्ट प्लान भी सक्सेसफुली काम कर पाया था या नहीं। ओके, पहले आप सेकेंड प्लान देखिए कि उसमें किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। ठीक है, अब देखो द सेकेंड फर्स्ट FYP प्लीज्ड पेशेंस टू चेक। अब फर्स्ट FYP क्या था, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रॉस कॉन्स आ रहे थे, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो उसके आउटकम्स थे, उसको ध्यान में रख के अभी अब दिमाग में वो बात हो रही थी कि क्या ये सक्सेसफुली काम करेगा। ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ का कोई प्लान करते हैं तो माइंड में ये थोड़ा सा डाउट जरूर रहता है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं, जो हम प्लान लगा रहे हैं, जिस पे इतना हमारा बजट है, कि क्या वो ठीक तरह से काम कर पाएगा। वो भी एक माइंड में बात चल रही थी कि फर्स्ट जो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर वाला लिया था क्या वो ठीक से काम कर रहा है। उसके बाद अभी वो डाउटफुल ही थे, क्योंकि आपको पता है कि आपने देखा था कि फर्स्ट सेकंड में थर्ड में मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया था क्या प्रॉब्लम आई थी, फोर्थ प्लान में ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। तो क्या वो हमारा किस हद तक सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, ये थोड़ा सा डाउटफुल था। अब हम सेकेंड 5-year प्लान की बात करेंगे, वहाँ पर किस चीज़ के ऊपर जोर दिया गया, क्विक स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। क्विक स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, अब कुछ ने क्या राय दी, जो हमारे उस टाइम सेंट्रल इसकी गवर्नमेंट थी हमारी कांग्रेस की, तो किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया कि अगर हम क्विक स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर क्विकली स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मीन्स अगर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगती हैं, तो शायद उससे लोगों की इनकम ज़्यादा बढ़ेगी और उससे इकोनॉमी ज़्यादा हाई जाएगी। ठीक है, तो सोशल पैटर्न रिफ्लेक्टेड इन सेकेंड FYP। अब उस टाइम कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किस हिसाब से काम कर रही थी, सोशल पैटर्न पे, और सोशलिस्ट पैटर्न था, कांग्रेस पार्टी का सोशलिस्ट पैटर्न था। तो सोशलिस्ट पैटर्न के हिसाब से द रिफ्लेक्टेड इन द सेकेंड FYP, जो पूरी रिफ्लेक्शन हमें सोशलिस्ट पैटर्न की किस में मिलती है, सेकेंड FYP में, सेकेंड प्लान में। ओके, तो ये जो कांग्रेस पार्टी थी वो और सोशलिस्ट किस हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, सोशलिस्ट के हिसाब से काम करेंगे पब्लिक सेक्टर में। तो जो उस समय कांग्रेस पार्टी थी वो किस सेक्टर में काम करना चाह रही थी, पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि वो सोशलिस्ट पार्टी की तरह काम कर रही थी। ठीक है, तो वो पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा देने के पक्ष में थी कि इंडस्ट्रीज जो लगेंगी वो पब्लिक सेक्टर में लगेंगी। ठीक है, ये बात आपने आगे ध्यान रखनी है कि ये सारे के सारे आगे जो डिबेट थी इन्हीं के ऊपर हो रही थी, क्योंकि काम किस पे करना चाह रहे थे, पब्लिक सेक्टर पे, फिर प्राइवेट सेक्टर कहाँ जाएगा, ये सारे डाउट्स आगे आ गए थे, ये सारी डिबेट आगे हो गई थी। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ द
टैरिफ ऑन इम्पोर्ट। अब उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रीज जब लगाई तो उन्होंने टैरिफ ऑन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में हम जो जितना माल हम बाहर से मंगवाते हैं उसके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया। उससे क्या हुआ, वो बढ़ाने से हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट थे उनकी जो रेट थे वो कम हो गए, तो लोगों ने वो ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया और इसी वजह से टैरिफ बढ़ाया ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रेट कम हो और इससे लोग उसमें पैसा मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। जब रेट कम होंगे तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी और लोग उन चीज़ों को खरीदेंगे। जब उन चीज़ों को खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में पैसा आएगा और इकोनॉमी आई जाएगी। ठीक है। नाउ द टेक्निकल बैकवर्ड स्पेंड फॉरेक्स ऑन बाय मशीन। अब हम टेक्निकली कहाँ पे बैकवर्ड हैं, हम टेक्निकली कहाँ बैकवर्ड थे और अभी भी कहीं ना कहीं हम इतने बाकी कंट्री से टू कंपेयर आवरसेल्फ विद अदर कंट्रीज, तो हम टेक्निकली अभी भी इतना ज़्यादा आगे नहीं है जितना बाकी कंट्रीज हैं। तो उस समय पर भी टेक्नोलॉजी इतनी थोड़ी थी। टेक्निकली बैकवर्ड होने की वजह से क्या था, हमें सारी मशीनरी बाहर से मंगवानी पड़ रही थी और जितना भी था फॉरेक्स ऑन बाय मशीन, जितना भी हमारा जो टोटल जो ज़्यादा था हमारा पैसा सारा कहाँ जा रहा था, बाहर फॉरेन में जा रहा था सारा, इसलिए मशीनरी मंगवाने पे। तो टेक्निकली बैकवर्ड होने की वजह से, बाहर से मशीनरी मंगवाने की वजह से हमारा पैसा काफ़ी बाहर जा रहा था, ये प्रॉब्लम थी। नाउ द टेक्नोलॉजी बैकवर्ड, द टेक्नोलॉजी फ्रॉम ग्लोबल मार्केट, मोर इन्वेस्टमेंट। अब उन्हें ये था कि अगर हम टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तभी ग्लोबल मार्केट में हम लोग अपने आप को स्टैंड कर पाएंगे और तभी बाहर की कंट्रीज, बाहर से भी कोई हमारे उसमें इन्वेस्टमेंट तभी होगी। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी तभी तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो पाएगी। ठीक है, तभी बिजनेस बढ़ेगा और जब बिजनेस बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सारा था। और फूड शॉर्टेज, अब क्या हुआ, उधर तो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी पैसा खर्च कर दिया, इंडस्ट्रीज भी लगाने वाली बात हो गई कि चलो इंडस्ट्रीज लगाएंगे इकोनॉमी हाई होगी, लेकिन इन्हीं सभी चक्कर के वजह से ये सारा किस में हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था ये कौन से प्लान में था, सेकंड प्लान में। ये बात आप अपने माइंड में रखना। ठीक है, और फर्स्ट में क्या चल रहा था, एग्रीकल्चर प्लान। ठीक है, तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में जितना भी पैसा था वो सारा का सारा बाहर से मशीनरी मंगवाने में, टेक्नोलॉजी के चक्कर में खत्म हो रहा था। उसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर इग्नोर होना शुरू हो गया। ठीक है, अब एग्रीकल्चर सेक्टर इग्नोर हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर इग्नोर होगा तो उसका सीधा सा फर्क पड़ेगा कि फूड की शॉर्टेज होगी। फूड की शॉर्टेज होगी, लोगों का अब एग्रीकल्चर सेक्टर में तो लोगों ने निकलना शुरू कर दिया और इंडस्ट्रीज के अंदर पैसा लगाना शुरू कर दिया। तो उससे क्या होगा, जब लोग अनाज ही नहीं उगाएगा किसान तो फूड की तो शॉर्टेज होनी है। ठीक है, तो फूड की शॉर्टेज हो गई। अब फूड शॉर्टेज हुई तो एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्रीज हुआ, इसका मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो गया। अब देखिए कंट्रोवर्सीज, अब इतना कुछ आपने फर्स्ट सेक्टर का भी देखा क्या हाल हुआ और सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी क्या प्लानिंग चल रही थी। अब इसकी वजह से डिबेट होनी तो थी। ओके, अब डिबेट क्या थी, कंट्रोवर्सीज क्या थे, क्रिटिक्स ने क्या कहा, अब हम ये देखेंगे। देखिए एग्री वर्सेस, दो तरह की कंट्रोवर्सीज डिबेट चल रहे थे। फर्स्ट इज द एग्री वर्सेस इंडस्ट्री, एग्री वर्सेस इंडस्ट्री, एग्री वर्सेस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर को ज़्यादा बढ़ाया जाए या इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जाए, एक तो ये डिबेट चल रहा था। दूसरा प्राइवेट वर्सेस पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। ये अब जो कांग्रेस पार्टी थी वो किस हिसाब से काम कर रही थी, पब्लिक सेक्टर में काम कर रही थी। तो प्राइवेट सेक्टर का क्या, क्योंकि पहले ऊपर ये बताया था कि मिक्स्ड इकोनॉमी में काम करेंगे। ठीक है, हमारी पहले अब कल भी मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, सोशलिस्ट इक्वल, सोशल तौर पर इक्वलिटी होनी चाहिए। जब हमने उड़ीसा का केस किया था तो जब सारा का सारा इंडस्ट्री सब पब्लिक सेक्टर में लगेगी तो प्राइवेट सेक्टर का क्या, प्राइवेट सेक्टर तो खत्म होते जा रहे थे, पब्लिक सेक्टर में सारी इंडस्ट्रीज लगेगी तो फिर ये मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे होगी बताओ। ठीक है, तो ये भी एक डिबेट था। तो डिबेट हो गई कि एग्री वर्सेस इंडस्ट्री, एग्री को कम करेंगे तो फूड शॉर्टेज हो जाएगी, इंडस्ट्रीज को कम करते हैं तो इकोनॉमी डेवलप नहीं होगी। दूसरा पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी होगी नहीं अगर खाली पब्लिक सेक्टर बढ़ता जाएगा, प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम हो रही थी, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। ठीक है, नाउ द मेजर आउटकम, अब ये दोनों डिबेट होने के बाद मेजर आउटकम्स क्या निकले, मेजर आउटकम्स क्या हुए, इन सब का रिजल्ट क्या निकला, लैंड रिफॉर्म डिड नॉट टेक प्लेस इफेक्टिवली। इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान गया, पब्लिक सेक्टर की तरफ ध्यान गया, तो इससे क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म डिड नॉट टेक इफेक्टिवली। लैंड रिफॉर्म तो रह गया पीछे, क्योंकि जब लोगों ने एग्रीकल्चर ही नहीं करना, जब इंडस्ट्री की तरफ ही ध्यान चला गया सारा, तो लैंड रिफॉर्म तो सब खराब हो गया। ठीक है, वो इफेक्टिवली काम नहीं किया। उसके बाद देखो पॉलिटिकल पावर, अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, हर जगह आप ये देखोगे जिसके हाथ में पावर होती है वो छोटे लोगों को डोमिनेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे भी क्या बात थी, जितने भी बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर थे, जो पॉलिटिकल के अंदर लीडर थे उस टाइम में, वो सारे के सारे बड़े बड़े लैंड ओनर थे, सारी ज़मीनों के मालिक होते हैं, बहुत सारी ज़मीनों पर उनका कब्जा था।
ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम थी। द पॉलिटिकल पावर लैंड ओइंग क्लासेस, जितने भी पॉलिटिकल क्लास के लोग थे वो लैंड ओइंग क्लास थे, जिन्होंने ज़मीनें सारी की सारी ज़मीनों के मालिक वो थे, कहीं के लिए ज़मीनें सारी इनके कब्जे में थी और वो लोग पॉलिटिक्स में भी थे तो उनके पास पावर भी थी, तो उनसे ज़मीनें लेनी कितनी मुश्किल थी। ठीक है, अब देखो कि बिग इंडस्ट्रीज कंटिन्यू टू बेनिफिट। उधर प्रॉब्लम क्या थी, जो ये छोटे छोटे लोग थे जो छोटा मोटा काम धंधा अपना करना चाह रहे थे, जो थोड़ी बहुत छोटी इंडस्ट्रीज लगाना चाह रहे थे, फैक्ट्रियाँ लगाना चाह रहे थे, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे वो उनको लगाने नहीं दे रहे थे, उनको आगे नहीं आने दे रहे थे। और उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकल रहा था कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थे, बिग इंडस्ट्रीज थे, कंटिन्यू टू बेनिफिट। सारा का सारा बेनिफिट किसके पास जा रहा था, बिग इंडस्ट्रीज को। जो छोटे लेवल पे जो काम करना चाह रहे थे वो उनको काम करने ही नहीं दे रहे थे, वो उनको काम करने के लिए आगे आने ही नहीं देना चाह रहे थे। ठीक है, तो फाउंडेशन, या इसको हम बाद में करेंगे, इसके फाउंडेशंस क्या थे। देखो, लैंड रिफॉर्म, एबोलिशन ऑफ जमींदारी। हालांकि उस समय जो फर्स्ट प्लान चल रहा था उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर की में बात हुई थी, कुछ रूल्स बनाए गए थे कि इन रूल्स को ना तोड़ा जाए। उस टाइम गवर्नमेंट ने रूल्स क्या क्या बनाए थे, देखते हैं। अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी को भी खत्म करने की पूरी कोशिश की कि जमींदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। जमींदार जो होते हैं सारी की सारी जमीनें सारी उनके पास होती हैं और एक्सप्लॉटेशन होता है किसानों का। जमींदारी को खत्म करने की भी अबॉलिशन किया गया। रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ लैंडलॉर्ड टू डोमिनेट पॉलिसीज, रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ लैंडलॉर्ड टू डोमिनेट पॉलिसीज। और जो जितने भी जो लैंडलॉर्ड थे जिनके पास जमीनें बहुत ज़्यादा थी, उनको भी एक लिमिट बता दी गई कि उनकी कैपेसिटी और एक लिमिट होनी चाहिए कि वो इतनी ज़मीन अपने पास रख सकते हैं, इससे ज़्यादा वो ज़मीन अपने पास नहीं रख सकते। ये रूल बने, ठीक है, उस समय। तो इन रूल्स को अगर जब तक ये साथ में रूल नहीं होते तब तक एग्रीकल्चर सेक्टर काम, छोटे जो लोग थे जो थोड़ा बहुत काम धंधा करना चाह रहे थे वो तो आगे आ ही ना पाते। ठीक है, जो अपनी थोड़ी बहुत प्राइवेट इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, प्राइवेट फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनको तो आगे ना आने का मौका ही ना मिलता, तो फिर मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे होती। ठीक है, तो इसलिए कुछ रूल बनाए गए। रूल्स क्या बनाए गए, एबोलिशन ऑफ जमींदारी, ठीक है, जमींदारी को खत्म किया गया। सेकंड, रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ लैंडलॉर्ड टू डोमिनेट पॉलिसीज, जितनी भी पॉलिसीज थी वो जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो डोमिनेट कर रहे थे, छोटे छोटे जो फैक्ट्री के मालिक थे, काम छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ लगाना चाह रहे थे, वो मना किया गया। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ द स्मॉल लैंड, और क्या किया गया, छोटे छोटे कंसोलिडेशन मिलाना। ठीक है, जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़े होते हैं ना, जिसके अगर छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर हम काम करते हैं तो वो इतना बेनिफिट नहीं होता, लेकिन हम छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों को जब मिला लेते हैं उससे बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड बन जाता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो क्या कोशिश की गई कि छोटे छोटे कंसोलिडेशन ऑफ द स्मॉल लैंड, स्मॉल छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों को मिलाकर एक बहुत बड़ा लैंड के ऊपर कुछ इंडस्ट्रीज लगाई जाए। उसके बाद अपर लिमिट लैंड टू रिलेटिव। अब वो क्या करते थे, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वही सारे के सारे कैबिनेट में मिनिस्टर थे, उनके हाथ में पावर भी थी, सत्ता भी थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सारी ज़मीनें ज़्यादातर उनके पास ही लैंड हुई लोग थे, तो वो लैंड हुई लोगों ने क्या किया, सारी ज़मीनें, एक जना तो अपने पास रख नहीं सकता था। अब क्या था इंडिया के अंदर, कोई रूल हमारी गवर्नमेंट बनाती पहले है और लोग उसका तोड़ पहले निकाल लेते हैं। ठीक है ना, हर तरह से दाएं बाएं करके अपना सोल्यूशन तो निकाल ही लेते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, रूल तो क्या बना कि एक जो इंडिविजुअल है वो एक लिमिट है कि इससे ज़्यादा ज़मीन अपने पास नहीं रख सकता, वो गलत है अकॉर्डिंग टू रूल। लेकिन उन्होंने क्या किया, ज़मीनें उन्हीं की थी लेकिन किसको बांट दिया, अपने ही रिलेटिव्स को, अपने ही रिलेटिव्स को उन्होंने अपर लिमिट लैंड टू रिलेटिव, अपने अपने लैंड जो पूरी ज़मीन थी बजाय इसके कि वो किसी और को दे, अपने रिश्तेदार जो थे सारे अपने रिलेटिव्स को उन्होंने वो ज़मीन उनके नाम पे करवा दी थी, सारी उन्हीं की, कंट्रोल उन्हीं का था, दिखाने के लिए कि रूल की भी ना लगे, कैसा भी ना लगे कि रूल को तोड़ा है, तो सारे रिलेटिव्स के अंदर ज़मीनें बांट रखी थी। लेकिन फिर क्या हुआ, कब्जा तो अल्टीमेटली उन्हीं का था। ठीक है, और उसके अलावा लैंड ऑनर पॉलिटिकल पावर, प्रॉब्लम ये थी कि लैंड ऑनर्स के पास पॉलिटिकल पावर, कोई उन्हें कुछ कह ही नहीं सकता था, जो उनके मन में आ रही थी वो कर रहे थे। ठीक है, और सो लैंड रिफॉर्म नॉट सक्सेसफुली। अब जब जिसके पास जिनसे ज़मीनें लेनी है वो खुद ही सत्ता में बैठे हुए हैं, वो पॉलिटिकल मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, तो जब सारा का सारा बीड़ा सारा काम करता धरता भी वही है। ठीक है, ज़मीनें भी मालिक भी वही बने हुए हैं, पॉलिटिकल पावर भी उन्हीं के हाथ में है, तो कैसे कोई उनसे सत्ता में रहने के बाद कोई कैसे अपना रूल चला सकता, तो हमने तो अपनी चलानी नहीं। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला कि लैंड रिफॉर्म नॉट सक्सेसफुल। जो लैंड रिफॉर्म का मुद्दा था वो किसी भी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, अब देखो फाउंडेशंस करने के, अब ये आया, आपको पता चल गया
लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुआ या नहीं, इंडस्ट्री जब लगी सेकेंड प्लान में उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, डिबेट किस किस चीज़ पे हुई, पब्लिक एग्रीकल्चर सेक्टर लगे या इंडस्ट्री लगे। अच्छा एग्रीकल्चर हमने पब्लिक प्राइवेट में तो देख लिया, ठीक है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी यही था, कुछ लोगों ने ये राय दी कि अगर आप एक तरफ ये कहते हो कि मिक्स्ड इकोनॉमी है तो फिर आप इंडस्ट्रीज भी लगाओ और किसानों के गांव के लोगों के लिए भी कुछ करो, तो क्यों ना रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ताकि गाँव के लोगों को इंडस्ट्रीज में काम मिले, ठीक है। नहीं तो वो लोग तो बेघर हो जाएंगे अगर एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा, एक तो फूड की शॉर्टेज होगी और वो लोग तो बिल्कुल बेघर हो जाएंगे, वो लोग काम कैसे करेंगे। तो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन लगानी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस पार्ट के अंदर देखा कि किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर कितना सक्सेसफुल हुआ और किस तरह से हमारा सेकेंड सेक्टर जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ और फाउंडेशंस क्या क्या किए उन्होंने। फिर इसके बाद फाउंडेशंस थे कि डैम्स, भाखड़ा नांगल डैम और हीराकुंड डैम लगाए गए, और आपको पता है भाखड़ा नांगल डैम और हीराकुंड डैम से बहुत ज़्यादा बिजली बनती है और इरिगेशन के लिए भी सारा पानी किसानों को इसी से मिलता है। दूसरा फाउंडेशन क्या किया गया, हैवी इंडस्ट्री इन पब्लिक सेक्टर, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी आयरन की, स्टील की, ये सारी के सारी पब्लिक सेक्टर में लगाई गई, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर वालों ने भी अपनी फैक्ट्रीज लगाई, पब्लिक सेक्टर के अंदर हैवी इंडस्ट्री स्टील की और आयरन की लगाई। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और दूसरा अगर इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, वही अपना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर आपको सबको पता है, आप प्लस 2 में हो, 10th में यू हैव ऑलरेडी रेड इन 10th क्लास अबाउट द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। प्राइमरी सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर मीन्स इंडस्ट्रीज वगैरह आ जाती हैं। और अगर देखो प्राइमरी सेक्टर बढ़ेगा, सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा, सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा, अगर इंडस्ट्रीज लग जाएंगी तो अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी तो वो माल सारा ट्रांसपोर्ट होगा, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सारा टर्शियरी सेक्टर में आता है। तो इसलिए उसके साथ क्या क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसको भी बढ़ाने के ऊपर ये 3 फाउंडेशन किए गए, ठीक है, ताकि काम सारा स्मूथली चलता है, ठीक है। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ये 3 फाउंडेशंस हुए, डैम्स लगे इरिगेशन के लिए, स्टील प्लांट जो थे बड़े बड़े हैवी इंडस्ट्रीज थी वो कहाँ, पब्लिक सेक्टर में लगाए गए, और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट 5-year प्लान एंड फर्स्ट प्लान एंड सेकेंड प्लान ऑफ पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट टुमारो, वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।